धातु रूप लट लकार में कैसे याद करें, ये जो चार्ट बना हुआ है इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर ये कॉलम जो बने हुए हैं पुरुष, सबसे पहले पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर उसके बाद ऊपर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रथम पुरुष में धातु प्लस अति, और द्विवचन में धातु प्लस अतः, और बहुवचन में धातु प्लस अंति। इनके आधार पर हमें याद करना है। अब यहाँ पर हमने पठ धातु लिया है, तो धातु जो है वो पठ है, तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में देखो पठ प्लस अति, अति जो प्रत्यय है धातु के साथ ऊपर लिखा ना, धातु प्लस अति, यानी कि पठ प्लस अति, तो शब्द बना पठति। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना पठति। उसके बाद द्विवचन में आते हैं, द्विवचन में लिखा है धातु प्लस अतः, तो नीचे उससे नीचे देखो पठ प्लस अतः और बराबर पठतः, तो रूप बना पठतः। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठति और द्विवचन में पठतः, और बहुवचन में ऊपर लिखा धातु प्लस अंति, यानी कि पठ में हम अंति जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा पठंती। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना पठति, पठतः, पठंती। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में ऊपर लिखा है धातु प्लस असी, तो मध्यम पुरुष का प्रत्यय होता है असी, तो पठ धातु में असी हमने मिला दिया तो पठसी बन गया। मध्यम पुरुष के द्विवचन में प्रत्यय लगता है अथः, तो धातु प्लस अथः लगाया तो पठथः रूप बन गया। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगता है अथ, जिसमें विसर्ग नहीं लगता, तो पठ में अथ मिलाया तो शब्द बन। तो मध्यम पुरुष का रूप बना पठसी, पठथा, पठत। अब फिर से एक बार देख लें, प्रथम पुरुष में रूप बना था पठती, पठता, पठंती, और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठत। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में प्रत्यय लगा है आमी, तो धातु में आमी लगाया तो शब्द बना पठामी। द्विवचन में प्रत्यय लग रहा है आवाह और बहुवचन में प्रत्यय लग रहा है आमहा, तो पठ में द्विवचन में आवाह लगाया तो पठावाह, और बहुवचन में आमह लगाया तो पठामह शब्द बना। इस तरह से उत्तम पुरुष के रूप भी देख लें, पठामी, पठावाह, पठामह। इस तरह से अब हम दोबारा पूरा देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में रूप बना है पठति, पठतः, पठंती, और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से ये रूप बना लट लकार में। बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, अर्थात ट्रांसलेशन हिंदी टू संस्कृत। तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझें, इसके नियमों को समझना होगा। सबसे पहले हम देखें कि सर्वनाम पद क्या होते हैं और क्रियापद क्या होते हैं। जिसे हम धातु रूप बोलते हैं उसे क्रिया पद कहते हैं, यानी कि क्रिया यानी वर्ब को हम कैसे प्रयोग में लाएंगे और सर्वनाम पद को हम कैसे प्रयोग में लाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखें कि सर्वनाम पद किस तरह से इस कॉलम में, तालिका में सजाकर रख सकते। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहला कर्तव्य होता है कि कर्ता और क्रिया को चुनना। कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा और जिस लिंग का होगा, उसी वचन, लिंग और पुरुष में क्रिया को लिया जाता है। यानी कि जैसे यहाँ कर्ता और क्रिया के कॉलम बने हुए हैं, तो कर्ता सह और सा। सह का मतलब है कि ये वह पुल्लिंग का वह है, और सा भी वह है लेकिन ये स्त्रीलिंग का है, तो लिंग हो गए, और साथ में एक वचन हो गया, और साथ में ये प्रथम पुरुष हो गया। तो प्रथम पुरुष का सह यानी पुल्लिंग, प्रथम पुरुष का वह पुल्लिंग और प्रथम पुरुष का वह स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए जो क्रिया हम चुनेंगे वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। इसलिए जो भी आप कॉलम दें, जब आप अनुवाद करें तब इस बात का ध्यान रखें कि कर्ता कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है और कौन से लिंग का है ना। तो सह नृत्यति, अगर हम कहते हैं वह नाचती है, तब हम सा नृत्यति करेंगे। जो क्रिया है इस पर लिंग का असर नहीं होता। ये क्रिया को हम स्त्रीलिंग के लिए भी ऐसे ही यूज करेंगे और पुल्लिंग के लिए भी ऐसे ही यूज करेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एक वचन है और साथ में प्रथम पुरुष है, ये तीनों ही प्रथम पुरुष के हैं, तो सह के साथ नृत्यति आता, और तौ है ये द्विवचन हो गया, तो द्विवचन के साथ क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी। और साथ में लिंग का भी ध्यान रखना है, तौ पुल्लिंग का है, पुल्लिंग द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। यहाँ पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि तौ यानी द्विवचन है पुल्लिंग का, और ते द्विवचन है स्त्रीलिंग का। अगर स्त्री की बात हो रही है, किसी लड़कियों के लिए बात हो रही है, लड़कियां गाती हैं, तो दो लड़कियां गाती हैं तो हम कहेंगे वे दो गाती हैं, तो ते गायतः। वे दो गाते हैं तो तौ गायतः। अब यहाँ बहुवचन में आ जाते हैं। ये बहुवचन में बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की ही क्रिया होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो ते बहुवचन पुल्लिंग का हो गया है ना, सह तौ ते होता है ना, तो सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन, तो ते के साथ पठंती हो गया।
वे सब पढ़ते हैं, वे सब लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां यानी कि स्त्रीलिंग का आ रहा है, भले ही लड़कियां नहीं लिखा हुआ है लेकिन वे सब पढ़ती हैं, ती है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो ताः पठन्ति, इस तरह से कर्ता और क्रिया का मेल करके हम इनके वाक्य बनाएंगे। और आप भी यहाँ पर जो कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर आप इनके साथ सह नृत्यति, सा नृत्यति, तौ गायतः, ते गायतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, इस तरह से इनके वाक्य बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझें कि अगर सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के साथ हम क्रिया को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ देखो मध्यम पुरुष के बारे में बताया गया है, मध्यम पुरुष का, है ना। तो अभी शुरू में देखा था कि प्रथम पुरुष का देखा था, अब हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में पुल्लिंग के रूप हो गए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग के रूप हो गए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और नपुंसक लिंग के रूप हो गए। नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष के कर्ता नपुंसक लिंग में नहीं होते, तो इसमें हम नपुंसक लिंग को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें कर्ता नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तुम और मैं जो है वो दोनों में समान होता है। अब मध्यम पुरुष में तुम जो होता है, मध्यम पुरुष का ही शब्द होता है, मध्यम पुरुष में त्वम होता है ना, तो मध्यम पुरुष को हम इसको देखेंगे, मध्यम पुरुष की क्रिया और मध्यम पुरुष का कर्ता, इनको साथ साथ जोड़कर हम देखेंगे। जैसे त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, ये एक वचन की बात हो रही है। त्वम छात्रः असि, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम गायसि, तुम गाते हो, ये एक वचन में त्वम आ गया। अब द्विवचन में युवाम आता है, तो युवाम छात्रौ था, यहाँ पर ये युवाम अगर द्विवचन है तो छात्रौ भी द्विवचन है, और इसकी जो क्रिया है ये भी द्विवचन की होगी, है ना। यहाँ पर एक वचन था, त्वम एक वचन है, छात्र भी एक वचन है और असि भी एक वचन है। इस तरह से युवाम छात्रौ था द्विवचन, युवाम गच्छता, तुम दोनों जाते हो, युवाम तरथा, दोनों तैरते हो। द्विवचन की क्रिया में स्थ लगता है, ये इसकी पहचान है। और तुम को द्विवचन में तुम दोनों को युवाम बोलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक वचन में एक वचन का कर्ता है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर मध्यम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। यहाँ पर द्विवचन की बात हो रही है तो मध्यम पुरुष की बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष। इसी तरह से अब हम आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की ही क्रिया होगी, तो यूयम छात्रास था, यूयम क्रीडथ और यूयम धावथ। बहुवचन में थ आता है तो इसलिए ये इसकी पहचान का भी ध्यान रखना है। स्थ, असि, स्थ, स्थ, ये होना, इसका असि का मतलब हो, तो यहाँ पे यूयम बहुवचन है, यूयम तुम सब है, तुम सब छात्राह हो, है ना। अब यहाँ पे छात्राह, छात्रौ, छात्राह, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, क्योंकि ये जो है संज्ञा है, संज्ञा को हम तुम में नहीं बदलेंगे। संज्ञा में जो है मध्यम पुरुष का असर नहीं होता, जो भी संज्ञाएं होती हैं उसको हम प्रथम पुरुष में ही रखते हैं, लेकिन जब हम कर्ता के रूप में देखते हैं, यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष के वचन को भी देखना है, मध्यम पुरुष की क्रिया को भी वचन के साथ में देखना है, क्योंकि वचन एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया को साथ में रखना है। अब यहाँ स्त्रीलिंग देख लो, त्वम छात्रा असि। अब यहाँ पे त्वम, युवाम, यूयम, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पर असर पड़ रहा है जो संज्ञा है। संज्ञा में हम छात्रः पुल्लिंग में कहेंगे और स्त्रीलिंग में छात्रा कहेंगे, लेकिन इसकी कर्ता जो मध्यम पुरुष का है उसमें कोई असर नहीं हो रहा, ना ही इसकी क्रिया पे असर हो रहा है। त्वम छात्रा असि, त्वम लिखसि, त्वम नृत्यसी। अब यहाँ छात्रा है इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बोले तुम लिखती हो, ती हो, तब तो हम कहेंगे स्त्रीलिंग है, अदरवाइज इसमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि त्वम लिखसी यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी त्वम पठसी, सी वैसा ही आया है। तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो एक ही बात है। त्वम लिखसी, तुम लिखती हो या तुम लिखते हो, तब भी सेम ही आएगा। त्वम नृत्यसी, तुम नृत्य करते हो, तो दोनों में नृत्य करती हो या करता है। तो इस तरह से हम खुद से देखेंगे कि लड़की के लिए आया है या फिर लड़के के लिए आया है। लड़की के लिए आया है तो त्वम नृत्यसी, तुम नृत्य करती हो आएगा। अगर हम कहें कि बॉय, लड़का नृत्य कर रहा है तो तुम नृत्य करते हो। इस तरह से हिंदी में बनाते समय हम ये शो कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अब ये आ गया द्विवचन में। द्विवचन में युवाम छात्रे था, तो छात्रे, छात्राह, छात्रे, छात्रा, ये छात्र द्विवचन का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे कि तुम दोनों छात्राएं हो, है ना। अब यहाँ पर कोई छात्रा का नाम नहीं है तो इसलिए इसमें पुल्लिंग में भी यही रहेगा और स्त्रीलिंग में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। युवाम गच्छता, तुम दोनों जाती हो, क्योंकि हमें पता है स्त्रीलिंग की बात हो रही है इसलिए तुम दोनों जाती हो या तुम दोनों तैरती हो। अब यहाँ बहुवचन में यूयम छात्रास था, तुम सब छात्राएं हो। अब यहाँ पर तो छात्रा है इसलिए ये हम स्पष्ट कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर यूयम क्रीडथ, ये स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखा हुआ है इसलिए हमें पता है कि स्त्रीलिंग है, अदरवाइज ये कॉमन वे में हम
यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत, है ना। धावत और धावत सेम सेम है, पुल्लिंग में भी यही आएगा और स्त्रीलिंग में भी सेम आएगा। यूयम क्रीडत तुम सब खेलती हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ती हो। अब इसी तरह से अब नपुंसक लिंग में इसका कोई बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि तुम जो है वो कॉमन वे में हम लगाते हैं, तुम स्त्री भी हो सकती है, तुम बॉय भी हो सकता है। इसलिए ये हमने आज देख लिया कि अनुवाद कैसे करते हैं। अनुवाद की एक ही शर्त होती है कि जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष का क्रिया होगी, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी, जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग का यहाँ पे क्रिया में लिंग का भेद नहीं होता, सिर्फ वचन देखा जाता है और साथ में पुरुष देखा जाता है। तो वाक्य बनाते समय क्रिया जिस पुरुष की है और जिस वचन की है तो उसी वचन और उसी पुरुष का हम कर्ता चुनेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ध्यान रखना है। वो उत्तम पुरुष द्विवचन की अगर हम सर्वनाम ले रहे हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम हमने लिया, हम दोनों अर्थात आवाम के साथ में अगर हम क्रिया जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये पठावह, है ना। ये क्रिया को हमने इसके साथ जोड़ा तो ये भी हम उत्तम पुरुष की ही के कॉलम में से, उत्तम पुरुष का कॉलम ये आ रहा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन का कॉलम ये बन रहा है। तो हमने आवाम के साथ में पठावह को जोड़ दिया, हमने आवाम के साथ में, इस आवाम के साथ में हमने द्विवचन के पठावह को जोड़ दिया। तो आवाम पठावह ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इसका अर्थ बन गया हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम आए उत्तम पुरुष के बहुवचन का सर्वनाम हम ले रहे हैं। उत्तम पुरुष का बहुवचन का सर्वनाम लिया तो वयम आ रहा है, वयम मैंने हम सब, है ना। तो हम सब अगर हम लेते हैं, इस शब्द को हम उठाते हैं तो उत्तम पुरुष की क्रिया को भी हमने उत्तम पुरुष के कॉलम में से हमने बहुवचन को ही उठाना है। तो वयम के साथ में पठामह को जोड़ देंगे तो ये वाक्य बन जाएगा पठामह, यानी वयम पठामह अर्थात हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से अनुवाद के ये नियम है। कॉलम को ध्यान से समझना है। जो शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम प्रथम पुरुष का एक वचन का है तो प्रथम पुरुष की क्रिया लेनी है एक वचन की, और अगर क्रिया या कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लेंगे हम यहाँ पर, है ना। और अगर हम कहें कि उत्तम पुरुष के एक वचन की हमने कर्ता लिया तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही होगी। तो इस तरह से इसको जोड़ते चले जाएंगे कॉलम को कॉलम के साथ में, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। ध्यान किस चीज का रखना है? तीनों वचनों का, तीनों पुरुष का, और साथ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान हम सिर्फ प्रथम पुरुष में रखते हैं और इसमें जो नाम आते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही काउंट होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्त्री पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है, नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है, और साथ में कर्ता जिस भी क्रिया का है, जिस वचन का है, जिस पुरुष का है, उसी वचन और उसी पुरुष का हमने क्रिया का भी लेना है, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम विदा लेते हैं अगली कक्षा के लिए, और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट करें, पूछें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो अगली कक्षा तक के लिए बाय बाय।